वीपी मेनन पिछले 30 सालों से ब्रितानी ब्यूरोक्रेसी में काम कर रहे थे। उनकी जीवनी लिखने वाली नारायणी बासु लिखती है कि वह काफी थके हुए, बीमार और काम के बोझ तले दबे हुए। उन्होंने अलग अलग वायसरायों के लिए एक अहम अधिकारी के रूप में राजनीतिक और संवैधानिक सुधारों पर काम किया था। इसके साथ ही उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की योजना को भी ड्राफ्ट किया था। मेनन 15 अगस्त को भारत के आजाद होने के साथ खत्म होने वाले हस्तांतरण समारोह के बाद रिटायरमेंट लेने की सोच रहे थे। वीपी मेनन रूढ़िवादी विचारों के व्यक्ति थे। वह कांग्रेस पार्टी के नेता और स्वतंत्र संग्राम के नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोगी भी थे, लेकिन रिटायरमेंट की जगह उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओर से बुलावा आ गया। सरदार पटेल को हाल ही में बने गृह मंत्रालय का कार्यभार दिया गया था ताकि रियासतों के विलय का मुश्किल काम किया जा सके। इस काम के लिए सरदार पटेल वीपी मेनन को अपने सचिव के रूप में चाहते थे। इन 565 रियासतों के पास हिंदुस्तान की 1/3 जमीन थी और इनमें भारत की 40% जनसंख्या रहती थी। इनमें से कई राजघरानों के पास अपनी सेनाएं, रेलवे सेवाएं, करेंसी और स्टैंप थे। इनमें से ज्यादातर राजा अयोग्य और बेफिजूल पैसा खर्च करने वाले थे। एक आकलन के मुताबिक हैदराबाद के निजाम का खर्च और कमाई बेल्जियम से भी ज्यादा थी। यही नहीं, उनकी कमाई और खर्च संयुक्त राष्ट्र के 20 संस्थापक सदस्य देशों से भी ज्यादा थी। मेनन को एक खास काम दिया गया था। उन्हें इन सैकड़ों सियासतों के शासकों को समझा बुझाकर भारत के साथ विलय के लिए तैयार करना था। ये सब ऐसे माहौल में किया जाना था जिसमें अविश्वास और हिंसा अपने चरम पर थी। पूरे उप महाद्वीप में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव जारी था। कांग्रेस नेता और बाद में भाजपा के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले जवाहरलाल नेहरू ने प्रशासनिक काम के लिहाज से इसे काफी चुनौतीपूर्ण काम बताया था। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और फिर पटेल के साथ काम करने वाले मेनन ने विलय पत्र पर काम किया, जिसके तहत इन रियासतों ने रक्षा, विदेश मामले और संचार के जुड़े मामले सरकार के हवाले कर दिए। 2 साल तक मेनन और पटेल लगातार राजघरानों को मनाने के काम में जुटे रहे। इस प्रक्रिया में उन्हें कई बार रियासतों के चक्कर काटने पड़े। इन रियासतों के शासकों के सामने एक बड़ा सवाल था कि आजाद भारत में उनका भविष्य क्या होगा। ये सवाल मेनन से भी बार बार पूछा गया। हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ ने इस मुद्दे पर सहयोग करने से मना कर दिया। वहीं त्रावणकोर ने भारत और पाकिस्तान में किसी में भी शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही कुछ राजाओं ने भारत से अलग अपना संघ बनाने पर विचार किया। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के शासकों ने पूर्व राज्यों का संघ बनाने पर भी बातचीत की। अलग होने से जुड़ी कोशिशें गहरा रही थी और ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में वीपी मेनन ने रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। वल्लभ भाई पटेल के दूत के रूप में वीपी मेनन ने रियासतों को मनाने के लिए आर्थिक प्रलोभनों के साथ साथ सख्त रुख का सहारा लिया। इन रियासतों को पहले प्रिवी पर्स या मुआवजे के रूप में पेंशन देने की पेशकश की गई। उन्हें उनके महल एवं टाइटल रखने दिए, लेकिन जब स्थितियां ज्यादा बिगड़ गई तो सख्ती के साथ पेश आया गया। हैदराबाद के निजाम भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग रहना चाहते थे। ऐसे में विद्रोहियों को शांत करने के लिए सितंबर में भारतीय सेना को हैदराबाद भेजा गया। भारतीय सेना ने जूनागढ़ पर भी हमला किया, जिसके मुसलमान शासक ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। इसके बाद एक जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भारी मतों के साथ विलय पर सहमति जताई। मेनन जब कश्मीर ये बताने के लिए गई कि पाकिस्तान से आए कबायली लड़ाकों ने रियासत पर हमला कर दिया है, उस वक्त महाराजा हरि सिंह सो रहे थे। हमले की बात सुनकर कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ कश्मीर को विलय करने के लिए तैयार हो गए और विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 2 साल के भीतर 500 देशी रियासतों को मिलाकर 14 नए राज्य बना दिए गए, जो कि ये एक बड़ी कामयाबी थी। रजवाड़ों के प्रति पटेल की खुली अवमानना पर दरअसल वीपी के व्यक्तित्व में बची चतुराई, अकड़पन और बेरहमी का असर देखा जा सकता है। वीपी मेनन भारत के एकीकरण का काम शुरू होने से पहले ही एक अहम अधिकारी बन चुके थे। उन्होंने बेहद कम समय में अपने टाइपराइटर पर 1947 में भारत और पाकिस्तान की सरकार को सत्ता सौंपने की योजना का प्रस्ताव तैयार किया था। इसी के आधार पर हुए समझौते के तहत 3 महीने बाद ब्रिटेन ने भारत छोड़ा। सालों तक सरकारी दफ्तरों के बड़े और धुएं भरे कमरों में अधिकारियों के आदेशों को लिखने और नेताओं के बीच गंभीर बातचीत सुनने से मेनन ने काफी कुछ सीखा। इसके बाद आने वाले सालों में मेनन को अलग अलग तरह के काम दिए गए। उन्होंने एक वरिष्ठ मंत्री को टेलीग्राम भेजकर लंदन से भारत के राजा की बहुमूल्य कलाकृति को लाने को कहा। वह हैदराबाद के निजाम के परिवार की ओर से उनके गहनों से जुड़े मामलों में भारत सरकार की ओर से भी पेश हुए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें बहुत जल्दी बुला दिया गया और पटेल की मौत के बाद नेहरू की ओर से अनदेखा कर दिया गया। उन्हें भारतीय राजनीतिक चर्चा परिचर्चा से गायब कर दिया गया। 75 साल की उम्र में 2 शादियों से हुए 3 बच्चों को पीछे छोड़कर जाने वाले मेनन की अंत्येष्टि छोटी और निजी स्तर पर हुई, वैसे ही जैसे वे अपनी जिंदगी में रहे। मेनन एक ब्यूरोक्रेट होने के साथ साथ
संकट मोचक और भारत के एकीकरण का ड्राफ्ट लिखने वाले अधिकारी के साथ साथ बहुत कुछ थे। उन्होंने अलग अलग हस्तियों और उनके अहंकार के साथ वक्त बिताया, जिससे उन्होंने शब्दों को बुनना और समझौता कैसे करते हैं वो सीखा। इस सीख के मुताबिक उन्होंने खुद को तैयार किया। आज मेनन होते तो कहते, अगर आप सबसे नीचे से शुरू करते हैं तभी आप सीख सकते हैं।